स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं वो है सेकंड पार्ट। पॉलिटिकल साइंस हमारा चैप्टर चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसके सेकंड पार्ट पर हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ, इसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। उसके आगे के टॉपिक पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ जो मेरे चैनल पर नया है या जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाले समय में जो भी अपडेट होगी ऐसे आपको टाइम पर मिलते रहेगी। साथ में लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार के लिए भारत ने क्या पक्ष दिया था। इसका मतलब यूएन में अगर मुझे रिफॉर्म करना है तो इंडिया की तरफ से क्या क्या बातें की गई हैं, जरा वो जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में परिवर्तन के पक्ष में था। इसका मतलब यूनाइटेड नेशन का जो स्ट्रक्चर बनाया गया था, जिसमें 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट थे, उसमें रिफॉर्म करने की बात की गई थी। मतलब उसमें जो स्ट्रक्चर है उसको हमें सुधारना होगा, मीन्स इम्प्रूवमेंट करनी होगी। वहीं अगला पॉइंट है, संयुक्त परिषद में, मतलब कह सकते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, स्थायी हो या अस्थायी, मतलब परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों में ही मेंबर को बढ़ाने की बात की जा रही है। मैंने आपको पहले बता दिया, परमानेंट में कितने मेंबर हैं, 5 हैं, और नॉन परमानेंट में 10, लेकिन 5 को वीटो पावर मिली है, ये याद रखना। इसका मतलब इंडिया ये कहता है कि इसके मेंबर को बढ़ा दें। मीन्स अगर इंडिया को मौका मिलना चाहे तो इंडिया भी इसका मेंबर बन सकता है, बट एक कमी है, क्या कि 5 की 5 कंट्री जो इसकी मेंबर हैं, उन अगर वो वोट करती हैं और 5 की 5 कंट्री की तरफ से यस होता है, जब भी छठी कंट्री इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। तो इसी वजह से इंडिया इसका मेंबर अभी तक नहीं बना है। अगला पॉइंट है, भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में यूएन को महत्वपूर्ण मानता है। अगर मैं यूनाइटेड नेशन की बात करता हूँ तो इंडिया काफ़ी हेल्प करता है और कहता है कि इसका रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे वर्ल्ड में पीस बनी रहती है और एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है। तो इंडिया भी पूरा सपोर्ट करता है यूएन का। अगला पॉइंट है, आम सभा में सदस्य बढ़ाए जाए। अब आम सभा का मतलब है जो आप कह सकते हो जो जनरल असेंबली है, उसके मेंबरों को भी बढ़ाना जरूरी है। अगर हम उसके मेंबरों को बढ़ा देंगे तो बाकी कंट्रियों के जो मेंबर हैं उनको भी इसमें पार्टिसिपेट किया जाएगा, साथ ही साथ उनकी भूमिका भी बढ़ जाएगी। अगला पॉइंट है, इससे प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और विश्व समर्थन मिलेगा। इसका मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए बाकी कंट्रियों को मौका मिल जाएगा और ग्लोबल तरीके से सपोर्ट भी उनका किया जाएगा। और ऐसे में जो विकासशील कंट्रियां हैं, मीन्स इंडिया जैसी कंट्रियां हैं, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनके लिए एक स्टेज मिल जाएगा, उनकी यहाँ पर जो आवाज़ है उसको भी उठाया जा सकता है और आगे बढ़ने का मौका मिल पाएगा। क्योंकि इससे पहले जो इसमें मौका मिलता था वो मोस्टली जो डेवलप कंट्रियां हैं उनको ही मौका मिलता था, लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है वो डेवलपिंग कंट्री, और इंडिया डेवलपिंग कंट्री मानी जाती है। तो अगर यहाँ पर इंडिया इस चीज़ को सपोर्ट करता है तो मेन मॉडल ये है कि इंडिया ये चाहता है कि जो डेवलप कंट्रियां हैं उनके साथ साथ डेवलपिंग कंट्रियों को भी मौका मिलना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है भारत और सुरक्षा परिषद, मतलब इंडिया और सिक्योरिटी काउंसिल। सबसे पहला पॉइंट है, भारत स्थायी सदस्य बनना चाहता है। इसका मतलब इंडिया ये चाहता है कि उसे इसका परमानेंट मेंबर बना दिया जाए। परमानेंट मतलब वीटो पावर वाले मेंबरों में ऐड किया जाए। अगला पॉइंट है, स्थायी सदस्यों का अंतर्राष्ट्रीय मामले विशेष महत्व होता है। मतलब जो परमानेंट मेंबर होते हैं ना, उनका ग्लोबल तरीके से बात करते हैं, पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, उनका रोल सबसे इम्पोर्टेंट होता है और इसी वजह से उनको इसका परमानेंट मेंबर भी बनाया गया है। और 1965 में सदस्यों की संख्या को 11 से बढ़ाकर 15 भी हुई थी। और ये भी बताया गया है कि इसमें जो मेंबर हैं 1965 में 11 से इंक्रीज होकर 15 भी हो गए थे, बट जो परमानेंट मेंबर हैं वो आज भी हमें 5 देखने को मिलते हैं। वहीं अगला पॉइंट है, आम सभा में अधिकतर देश विकासशील हैं। इसका मतलब जो जनरल असेंबली बनी हुई है उसमें जितने भी कंट्रीज के मेंबर को यहाँ पर रखा गया है वो मोस्टली डेवलपिंग कंट्री के ही मेंबर हैं। तो इंडिया इस चीज़ को लेकर भी सपोर्ट करता नजर आता है। चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है भारत की स्थायी सदस्य के रूप में योग्यता। मतलब इंडिया क्यों इसका मेंबर बनना चाहता है और इंडिया के पास क्या क्वालिफिकेशन है परमानेंट मेंबर बनने के लिए, जरा वो जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट है,
भारत विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। कहा जाता है कि इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड की जो कंट्रियां हैं ना, पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए इंडिया उनमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। वहीं अगर मैं डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करता हूँ, लोकतांत्रिक, तो उसमें भी इंडिया का नाम सबसे बड़ा आता है। क्यों? क्योंकि इतनी सारी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी लोकतंत्र को बनाए रखना इंडिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है और इसलिए इंडिया इसका पार्ट बना हुआ है। वहीं अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी कार्यक्रम और नीति निर्माण में भाग लेता है। और ये भी बोला गया है कि यूनाइटेड नेशन के जितने भी प्रोग्राम होते हैं, पॉलिसी बनाई जाती है, इंडिया उसमें भाग लेता है, मीन्स पार्टिसिपेट करता है। तो ऐसे में तो इंडिया को इसका परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए। अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के शांतिपूर्ण प्रयासों में भागीदारी रहे। और इंडिया ने हमेशा कंट्रीब्यूट करा है कि वर्ल्ड में किस प्रकार से पीस तरीके से लोग रहें, शांति को बढ़ावा दें, लड़ाई झगड़ा ना करें, उसके लिए भी इंडिया इसका साथ देता है। वहीं अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति। और इंडिया हमेशा इसे चाहता है कि अपनी इकोनॉमी को रैपिडली ग्रो करे, और वो भी पूरे वर्ल्ड वाइड में, यानी पूरे ग्लोबल में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंडिया हमेशा तैयार रहता है। और साथ ही साथ यूएन के बजट में भी रेगुलर कंट्रीब्यूट करता रहता है इंडिया। अगर इंडिया के पास इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं बनता, तो हम कह सकते हैं कि इंडिया का एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलता है। बट इंडिया के पास वो सारी क्वालिफिकेशन हैं जो कि परमानेंट मेंबर बनने के लिए होनी चाहिए, और ऐसे में इंडिया को मौका मिलना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो है एक ध्रुव विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ, मतलब यूनिपोलर वर्ल्ड किस तरीके से बना हुआ है यूएन, जरा जान लेते हैं। उसमें सबसे पहले है अमेरिका और यूएन। सबसे पहला पॉइंट आता है, शीत युद्ध के बाद यानी 1991 के बाद यूनाइटेड स्टेट सबसे ज़्यादा ताकतवर देश बन गया। हम कह सकते हैं जैसे ही कोल्ड वॉर ख़त्म होता है, कोल्ड वॉर आपको पता होना चाहिए यूएसए के बीच में और यूएसएसआर के बीच में हुआ था, 1945 से लेकर 1991 तक चला था। और ऐसे में जब कोल्ड वॉर ख़त्म होता है तो उस समय सबसे स्ट्रॉन्ग जो कंट्री हमें देखने मिलती है वो है यूनाइटेड स्टेट, मीन्स अमेरिका। अगला पॉइंट है, इसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, मतलब अब उसके सामने ना कंपटीशन करने के लिए कोई भी नहीं बचा था, और ऐसे में विश्व में इसका वर्चस्व है। हम कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड में अमेरिका अकेला ही अपने आप को डोमिनेट करता है। अगला पॉइंट है, अमेरिका की ताकत पर आसानी से अंकुश नहीं लगाया जा सकता। अगर कोई ये कहता है कि इजी तरीके से अमेरिका की जो पावर है उसे कम किया जाए या कंट्रोल किया जाए, तो वो पॉसिबल भी हमें अब कम लगता है, यानी उसकी पॉसिबिलिटी भी काफ़ी कम हमें देखने को मिलती है। लेकिन जो कर सकता है वो सिर्फ यूएन कर सकता है, लेकिन यूएन भी इस समय हमें कमज़ोर नज़र आता है। अगला पॉइंट है, अपनी सैन्य और आर्थिक शक्ति के कारण यूएन की अनदेखी कर सकता है, और कभी कभी तो अमेरिका अपनी मिलिट्री को लेकर, अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को देकर हम कह सकते हैं कि यूएन की जो चीज़ें हैं उसे इग्नोर भी करता नजर आता है। क्यों? क्योंकि अपने आप को यूएन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझता है अमेरिका। अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका भूक्षेत्र में स्थित है। और एक चीज़ और याद रखनी है, जो यूएसए में ही हमें यूएन देखने को मिलता है, यानी जो यूनाइटेड नेशन है वो अमेरिका में ही है। तो इस वजह से कह सकते हैं अमेरिका अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बताता है। और काफ़ी सारे जो मेंबर्स हैं, जो ऑफिसर रैंक के हैं, वो भी इसके मेंबर बने हुए हैं। तो कह सकते हैं यूएस के जो लोग हैं वो यूएन में काम कर रहे हैं। इस वजह से यूएस की पावर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है, अमेरिका वीटो शक्ति से प्रस्ताव रोक सकता है, बट अमेरिका के पास एक चीज़ है और वो है वीटो। और अमेरिका जब चाहे किसी भी प्रपोजल को रोक सकता है, क्योंकि वीटो पावर इसके पास है। और कहा जाता है कि वीटो पावर की 5 की 5 कंट्री अगर यस बोलती हैं तो ही आगे काम किया जाएगा, अदरवाइज काम नहीं किया जाएगा। तो अमेरिका के पास ये पावर भी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं महासचिव की, जनरल सेक्रेटरी की, तो उसके चेन में अगर हम उसका सिलेक्शन करना है ना, तो उसमें भी रोल अमेरिका का देखने को मिलता है। तो कह सकते हैं अमेरिका काफ़ी ज़्यादा हद तक अपनी ताकत दिखाता नज़र आता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और नेक्स्ट टॉपिक है अमेरिका के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका, मतलब रोल बताना है यूनाइटेड नेशन में फॉर यूनाइटेड स्टेट का। सबसे पहला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ
अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाने में खास सक्षम नहीं है। इसका मतलब कह सकते हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, मतलब जो यूएन है, वो अमेरिका की अगर जो पावर की बात करते हैं ना, उसे कंट्रोल करने में पूरी तरीके से फेल नजर आता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये बात बता दी है, जो यूएन है ऑलरेडी अमेरिका में है और अमेरिका के मेंबर उसके अंदर काम करते हैं और वीटो पावर अमेरिका के पास है ही, तो यूएन यहाँ पर कमजोर नजर आता है, हम कह सकते हैं। वहीं अगला पॉइंट है, एक ध्रुव विश्व में जहां अमेरिका ताकत का बोलबाला है, वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और शेष विश्व के बीच विभिन्न मामलों पर बातचीत कायम कर सकता है। और ऐसे में कहा जाता है जो यूनाइटेड स्टेट है उसका दबदबा पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलता है, और जब पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलता है तो यूनाइटेड नेशन धीरे धीरे कह सकते हैं अपने आप को आगे बढ़ाता तो है, लेकिन अमेरिका और जो बाकी कंट्री के बीच में जो लेन देन होता है तो उसमें यूएन बीच में आ भी जाता है, तो भी कह सकते हैं अमेरिका का दबदबा ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यूएन की पावर हमें कम देखने को मिलती है। पॉइंट है, अमेरिकी नेता अक्सर संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना करते हैं, यानी अमेरिका के जो नेता हैं वो हम कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन वे समझते हैं इसके जरिए 190 राष्ट्रों को एक साथ लाया जा सकता है। इसका मतलब यूनाइटेड नेशन में यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 कंट्री है जिसका एक मेंबर अमेरिका भी है। अगर कभी हम इसकी आलोचना भी करते हैं किसकी, यूएन की, तो अमेरिका के साथ 190 कंट्री अमेरिका का साथ देने को तैयार होंगी। तो ये बात भी यहाँ पर अमेरिका के दिमाग में बनी रहती है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूनाइटेड नेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ अमेरिका की नीतियों पर कुछ अंकुश लगाया जा सकता है, मतलब जो अमेरिका है जो पॉलिसियाँ बनाता है उस पर रोक लगा सकता है अगर चाहे यूनाइटेड नेशन, क्योंकि उसके पास 193 कंट्रियां हैं, वो चाहे तो अमेरिका की शक्ति को कमज़ोर कर सकता है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ वह जगह है जहां अमेरिका की नीतियों की आलोचना भी की जा सकती है और उसका समाधान भी खोजा जा सकता है। इसका मतलब उनकी जो पॉलिसी बनाई जाती है हम उसको क्रिटिसाइज मतलब उसकी आलोचना भी कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। तो अमेरिका के पास भी ताकत ज़्यादा देखने मिलती है और यूएन के पास भी ताकत ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन बस कमी इतनी है कि अमेरिका के अंडर में काम कर रहे एक तरीके से कौन, यूएन, क्योंकि जो यूएन है यूनाइटेड नेशन वो अमेरिका में है और अमेरिका के काफ़ी लोग वहाँ पर काम करते नजर आते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें नेगेटिव पॉइंट देखने मिलता है यूएन का। वहीं अगला पॉइंट है, अगर अगली हेडिंग की बात करते हैं वो है संयुक्त राष्ट्र संघ की कमी, मतलब इसका कुछ वीक पॉइंट भी है। क्या है? पहला पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ कमियां हैं लेकिन इसके बिना दुनिया और समस्या से घिर जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यूएन की हमें वीकनेस तो काफ़ी देखने मिलती है, लेकिन अगर हम इसका सपोर्ट ना भी करें ना तो हम कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड के सामने काफ़ी सारे प्रॉब्लम क्रिएट और भी हो सकती है। साथ ही साथ विभिन्न समाज और मुद्दों में इसने परस्परिक निर्भरता बढ़ाई है, लेकिन वर्ल्ड के जो और टॉपिक्स हैं, इश्यूज हैं, सोसाइटी जो प्रॉब्लम हैं, उनको लेकर भी इसने काफ़ी हेल्प करी है। लेकिन अगर वहाँ पर इसका साथ ना मिला तो हम कह सकते हैं ये और नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। साथ ही साथ विश्व बरादरी के हितों में भी इसका लगातार महत्व बढ़ रहा है। इसका मतलब जो ग्लोबल कमोडिटी है उसमें भी धीरे धीरे ये अपने आप को इंक्रीज कर रहा है। अगर हमने इसके इंपॉर्टेंस को कम कर दिया तो वहाँ पर भी इसका नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। तो यूएन ने अपने आप को वर्ल्ड में इस तरीके से रिप्रेजेंट करा है कि सबके सामने काफ़ी हद तक काम कर रहा है, लेकिन अगर हम इसकी वैल्यू को कम कर देंगे तो इससे पूरे वर्ल्ड पर इफेक्ट देखने को मिलता है। चलते हैं इसकी अदर एजेंसी की ओर और कौन कौन सी इसकी एजेंसी इसके अंडर में काम करती है। सबसे पहली एजेंसी है वो है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब इसका जो काम होता है वो यही होता है कि वर्ल्ड लेवल पर जो भी फाइनेंस से रिगार्डिंग काम होता है या उसकी टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग काम होता है टेक्निकल तरीके से, उस पर ही काम करता है। लेकिन इसकी शुरुआत है 1 जनवरी 1995 को देखने मिलती है, वो भी वॉशिंगटन DC में देखने को मिलता है। मीन्स यूनाइटेड स्टेट में एक जगह है वॉशिंगटन DC, वहाँ पर IMF को बनाया गया था, वो भी कब, 1 जनवरी 1995 में। और टोटल इसके मेंबर जो बने थे वो है 189। लेकिन इसका काम जो होता है वो होता है वैश्विक स्तर पर जो पैसे संबंधी चीज़ें होती हैं उनकी देखरेख करना होता है और साथ ही साथ वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रोवाइड कराना है। यानी जो इसके अंडर में कंट्री हैं 189 उनको फाइनेंस और टेक्निकल तरीके से चीज़ें प्रोवाइड कराता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है WB यानी वर्ल्ड बैंक। अगर हम इसकी बात करते हैं, ये जो स्टैब्लिश करा गया है
ये जुलाई 1944 को हुआ है। ये भी यूनाइटेड स्टेट का पार्ट है, यूनाइटेड स्टेट के हैम्पशायर में बनाया गया है। इसके जो मेंबर हैं वो हैं 189। लेकिन इसका जो काम होता है वो होता है मानव विकास, मतलब हमारे लिए चाहे वो एजुकेशनल काम हो, चाहे वो हेल्थ के रिगार्डिंग काम हो, चाहे एग्रीकल्चर हो या रूरल डेवलपमेंट, इन सब पर काम करता हुआ नजर आता है वर्ल्ड बैंक। वहीं आगे अगर बात करते हैं वो है इन्वायरमेंट को लेकर भी ये प्रोटेक्ट करता नजर आता है, यानी इन्वायरमेंट को किस प्रकार से सेफ रखना है उसके लिए भी काम करता है। और हमारे जो आधारभूत ढांचा है सुशासन के लिए काम करता है, मतलब गवर्नेंस के लिए भी हमें काम करता हुआ नजर आता है। तो ओवर तरीके से बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक का काफ़ी हद तक रोल हमारे ऊपर बन जाता है। चलते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं वो है IAEA। इसका जो मेन मोटिव है वो ये है कि पूरे वर्ल्ड में जो भी कंट्री मिलिट्री में यूज करने के लिए न्यूक्लियर बम बना रही है उस पर कंट्रोल करना इसका काम होता है। लेकिन शुरुआत जो है 29 जुलाई 1957 में की गई है और वो भी ऑस्ट्रिया के वियना में। इसके मेंबर की बात करते हैं 177 मेंबर बने हुए हैं पूरे वर्ल्ड के। लेकिन इसके जो काम है वो प्रमोट करता है पूरे वर्ल्ड में पीसफुली तरीके से लोग रहें और न्यूक्लियर एनर्जी को इम्पोर्टेंस देता है। साथ ही साथ जो भी लोग मिलिट्री में न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा देते हैं ना, उसको कंट्रोल करने के लिए भी काम करता है ये। इसका मतलब ताकि अगर इसका इस्तेमाल कम होगा तो हम कह सकते हैं उससे वर्ल्ड में शांति बनी रहेगी, तो उसके लिए काम करता नजर आता है। चलते हैं आगे है एमनेस्टी इंटरनेशनल। अगर इसकी बात करते हैं तो इसका जो काम होता है वो सिर्फ इतना होता है कि जो हमारे राइट है ना उसको पब्लिकली बताया जाए, कोई हमारा राइट छीना तो नहीं जा रहा। और उसका रोल इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि NGO की तरह काम करता है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता है। इसकी शुरुआत 28 मई 1961 में की गई है और वो भी यूनाइटेड किंगडम में, मीन्स लंदन में। और कह सकते हैं 7 मिलियन से ज़्यादा लोग इसके मेंबर बने हुए हैं। वहीं अगर मैं फंक्शन की बात करता हूँ, इसका सबसे पहला फंक्शन है कि ये एक स्वयंसेवी संगठन है, मतलब एक NGO की तरह काम करता है और साथ ही साथ जो हमारे राइट्स हैं उनको लेकर प्रोटेक्ट करता है। और अगर हमारे साथ कभी गलत होता है तो लोगों को बताने का काम भी करता है। साथ ही साथ ये प्रिपेयर करता है और चीज़ों को पब्लिश भी करता है और उसके लिए रिपोर्ट भी लेकर आता है, मीन्स मीडिया तक ये चीज़ों को लेकर जाता है अपने हमारे राइट को लेकर। और साथ ही साथ अगर हमें कुछ चीज़ों की रिसर्च करनी है, राइट को लेकर इंपॉर्टेंस देनी है और आगे बढ़ाना है, कुछ नई नई चीज़ों को लेकर आना है, तो उसमें भी इसका रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट एजेंसी की ओर। नेक्स्ट है ह्यूमन राइट वॉच। इसका भी जो काम होता है वो हमारे राइट्स को अवेयर करना होता है। साथ ही साथ अगर बात करते हैं इसकी शुरुआत 1978 में यूनाइटेड स्टेट में हुई है और वो भी कहाँ, न्यूयॉर्क में। लेकिन इसका भी जो काम है सेम वही है, हमारे राइट को लेकर रिसर्च करता है, साथ ही साथ हमारे राइट्स को लेकर कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड में इम्पोर्टेंस देता है। और कहा जाता है कि अमेरिका का सबसे बड़ा मानवाधिकार संगठन है, यानी अब तक का USA का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजर है जो कि ह्यूमन राइट के लिए काम करता है। साथ ही साथ मीडिया के थ्रू भी आप कह सकते हो हमारे राइट को लोगों को अटेंशन करता है और बताता है किस तरीके से हमें राइट प्रोवाइड करे गए हैं। इसके अलावा कुछ लोग बारूदी सुरंग में काम करते हैं, मतलब लैंड माइंस में काम करते हैं। और जो लोग छोटे बच्चों को मिलिट्री में लाते हैं उसके रिगार्डिंग, और जो भी कोई भी केस होता है, क्रिमिनल केस कह सकते हैं, उसके लिए भी ये लोगों को अवेयर करता है। यानी बच्चों को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा अवेयर नज़र आता है कि उनको उनके राइट के बारे में पता होना चाहिए ताकि वो इन चीज़ों से दूर रहें। तो काफ़ी हद तक इसका रोल हमारे राइट्स को लेकर होता है। चलते हैं आगे है वो है WTO। अब WTO की बात करते हैं, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे इंटरनेशनल पर बना तो हुआ है लेकिन ग्लोबल ट्रेड को इम्पोर्टेंस देता है। इसकी शुरुआत 1995 में की गई है, लेकिन इसको पहले GATT के नाम से जाना गया है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। लेकिन ये जो वर्ड है ये पहली बार 1948 में आता है। हम कह सकते हैं WTO को पहले GATT के नाम से जाना जाता था जो 1948 में बनता है, बट आज उसको WTO के नाम से जानते हैं। और इसके जो मेंबर हैं वो है 164 इसके मेंबर बने हुए हैं। और इसका जो काम होता है ये जितनी भी कंट्री आपस में ट्रेड करती है उनके बीच में डिसीजन लेने का काम करता है। मीन्स एक तरीके से आप कह सकते हो बिचौलिया का काम करता है। और साथ ही साथ
इसने काफ़ी कंट्रियों पर अपना इम्पैक्ट डाला है, जिसमें आप कह सकते हो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ और जापान जैसी कंट्रियां हैं जिस पर इसका इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा हुई है। क्यों? क्योंकि ये कंट्री काफ़ी ज़्यादा ट्रेड करती हैं, तो ऐसे में इनका रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है WTO के साथ। चलते हैं नेक्स्ट एजेंसी की ओर। नेक्स्ट है वो है इंटरनेशनल रेड क्रॉस। इसका जो काम होता है वो सिर्फ इतना है, जो लोग लड़ाई में या कह सकते हैं किसी कारण से उनको नुकसान हो गया है, चोट लग गई है और उनको फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तो उसके रिगार्डिंग काम करता है। इसकी शुरुआत 1863 में हुई है स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में और 97 मिलियन लोग इसका सपोर्ट करते हैं। इसके जो फंक्शन है युद्ध और आंतरिक हिंसा के पीड़ितों की सहायता करना है। इसका मतलब ये हुआ, अगर कभी लड़ाई हो जाती है या किसी कंट्री में आपस में लड़ाई हो जाती है, आपस में अंदर ही स्टेट के बीच में, और लोगों को नुकसान होता है, तो यहाँ पर ये हेल्प करता हुआ नजर आता है। की बात करते हैं वो है ग्रीन पीस। इसकी जो शुरुआत की गई है वो है 1971 में कनाडा में की गई है, ये हमें याद रखना है। इसमें जो कंट्री बताई जाती है 26 कंट्रीज के मेंबर बनी है, लेकिन इसका जो काम है वो सिर्फ इतना है कि लोगों को अवेयर करना है इन्वायरमेंट को लेकर, साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी अवेयर करना है, और गवर्नमेंट के साथ इसका ये भी कहना है इन्वायरमेंट को लेकर कुछ लॉ भी बनाए जाएं ताकि इन्वायरमेंट को जितना हो सके उतना सेफ किया जा सके। एक तरीके से हरियाली को इम्पोर्टेंस देता है, तो इसका भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। चलते हैं आगे है नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है शीत युद्ध के बाद आए बदलाव, यानी चेंज बताने हैं कोल्ड वॉर के बाद कौन कौन से हमें चेंज देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट मिलता है वो है सोवियत यूनियन बिखर गया था। इसका मतलब कह सकते हैं जो सोवियत यूनियन था ये वही है जिसमें कोल्ड वॉर हुआ था। हमें याद रखना है कोल्ड वॉर में एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन, और ऐसे में जो ख़त्म होता है वो सोवियत यूनियन होता है, तो ऐसे में बचता कौन है? अमेरिका। अगला पॉइंट है यूनाइटेड स्टेट्स सबसे शक्तिशाली बन गया। तो हम कह सकते हैं जब सोवियत यूनियन ख़त्म हो जाता है तो ऐसे में सबसे स्ट्रॉन्ग जो कंट्री बचती है, मोस्ट पावरफुल, वो है USA या मीन्स अमेरिका। अगला पॉइंट है रशिया और यूनाइटेड स्टेट के संबंध अधिक सहयोगात्मक हो गए थे, और ऐसे में 1991 के बाद कह सकते हैं अमेरिका के और रशिया के जो रिलेशन हैं वो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। और वहीं अगर मैं चाइना की इकोनॉमी की बात करता हूँ, चाइना रैपिड फायर की तरह अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा था और इंडिया भी इसमें लगा हुआ था ताकि अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ किया जाए और अपने आप को आगे बढ़ाया जाए। और वहीं एशिया की इकोनॉमी की बात करते हैं, उन्होंने भी अपने आप को ग्रोथ करने की शुरुआत करी थी। साथ ही साथ कई नए देश यूनाइटेड नेशन में शामिल हुए थे। मीन्स कह सकते हैं जब ऐसे में अपनी इकोनॉमी ग्रोथ कर रहे थे तो यूनाइटेड नेशन जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी काफ़ी कंट्री इन्वॉल्व हो रही थी। लेकिन उस समय सबसे बड़ा एक चैलेंज था जो कि वर्ल्ड की हर कंट्री को देखने को मिल रहा था, जिसमें आप कह सकते हो सबसे पहला पॉइंट है आतंकवाद। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था, आतंकवाद उस समय सबसे ज़्यादा हो रहा था। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज हो रही थी, जलवायु परिवर्तन हो रहा था। ये वो पॉइंट हैं जो पूरे वर्ल्ड के सामने प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ के सुधार के कदम, मतलब ऐसे कौन से रिफॉर्म किए जाएं जिससे यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म हो सकता है। सबसे पहला है शांति निर्माण आयोग का गठन, मतलब ये बोला गया कि वर्ल्ड में किस प्रकार से शांति बनाई जाए उसके लिए एक पीस बिल्ड आप कह सकते कमीशन बनाया जाना चाहिए जिससे पूरे वर्ल्ड में शांति बनी रहेगी। अगला पॉइंट है नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी विश्व समुदाय पर होगी, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होगी लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? पूरे ग्लोबल पर होगी, पूरे वर्ल्ड पर होगी कि पूरे वर्ल्ड के लोग जो हैं वो अपनी सुरक्षा को खुद बनाए रखें। जिस तरीके से काम अच्छी तरह हो सकता है तो उसके लिए भी UN को काम करना होगा। साथ ही साथ हमारे जो राइट्स हैं उसके लिए काउंसलिंग बनाई जाए और 2006 में उसके लिए काम भी हुआ था। इसके अलावा MDG पर सहमति होगी। अब इसका मतलब सिर्फ ये है एक एग्रीमेंट बनाया गया कि आने वाले टाइम में भी हमारे जो गोल हैं उनको अचीव करना है, उसमें अगर ऐसा UN करता है तो काफ़ी हद तक रिफॉर्म किया जाएगा। वही अगला पॉइंट है कि UN को एक काम करना होगा कि आतंकवाद को जो भी कंट्री बढ़ावा देती है उसे ख़त्म करना होगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन को इस पर भी काम करना होगा। साथ ही साथ डेमोक्रेटिक जो फंड है उसको इस्टेब्लिश करना होगा, क्योंकि इससे
काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी ग्रोथ होगी और यूएन उस पर पैसा भी इन्वेस्ट कर सकता है किसी भी कंट्री पर, क्योंकि उसके पास पैसा आएगा जब भी तो वो इन्वेस्ट करेगा। और अगला पॉइंट है ट्रस्टशिप काउंसलिंग को समाप्त करने पर सहमति। मतलब उस समय काउंसलिंग चलती थी, ट्रस्टशिप काउंसलिंग, उसके एग्रीमेंट को ख़त्म करने की बात की गई है। ये वो एजेंसी थी, कह सकते हैं काउंसलिंग, जिसमें काफ़ी कंट्री इन्वेस्ट तो कर रही थी लेकिन सिर्फ पैसा उन्हीं को वापस मिल रहा था, बाकी कंट्री को नहीं मिल रहा था। तो अगर हम यूएन में ये रिफॉर्म करते हैं तो आई होप यूएन काफ़ी अच्छी तरीके से पूरे वर्ल्ड के लिए काम करता नजर आएगा। ये थे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।